चोरनी सास बहू। 26 साल की अनामिका अपने पति नवीन के साथ पुणे शहर में रहती थी। एक दिन अनामिका नवीन से कहती है, नवीन, मुझे इस दिवाली नए पर्दे लेने हैं, बिल्कुल अपनी सहेली संगीता के घर की तरह। मैंने उसके घर देखे थे, पिंक कलर के पर्दे बहुत ही खिल रहे थे। प्लीज मुझे इस बार मत टोकना। मैं सोच रही हूँ मैं भी इस बार पिंक कलर के पर्दे ही लेकर आऊँ। लेकिन अनामिका, अभी पिछले साल ही तो हमने जब अपना रूम पेंट करवाया था तो तुमने रूम कलर से मैचिंग पर्दे लिए थे, और अब तुम अपनी सहेली के घर देखकर आई हो तो अब तुम्हें वैसे ही पर्दे चाहिए। ये गलत बात है अनामिका, ये सब फिजूल खर्ची है। तुम तो जानती ही हो सैलरी पूरी 1 महीने बाद होती है और वो घर खर्च में ही कब उड़ जाती है पता ही नहीं चलता। वह यह कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ नवीन की माँ सुलेखा भी आ जाती है। नवीन बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तो इस बार मुझे दिवाली के त्योहार के लिए 3000 ही दिए हैं। ये लो 1500 तुम रख लो अनामिका, और ये 1500 मेरे। अच्छा वैसे नवीन, तुम कितने पैसे दे रहे हो इस बार शॉपिंग के लिए अपनी माँ को? हाँ बताओ तो सही। माँ, सारे खर्चे निकल कर मेरे पास ये 8000 ही बचते हैं। लो ये आप लोग रख लो। 4000 अनामिका तुम्हारे और 4000 माँ आपके। जो भी चाहिए वो ले लेना आप दोनों। अच्छा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज ऑफिस में धनतेरस की पूजा है, मुझे देर हो रही है। नवीन के ऑफिस निकलते ही उनके घर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आ जाती है। अरे क्या हुआ सुमित्रा, तुम बड़ी उदास दिख रही हो। अरे अनामिका बहू, तू तब तक सुमित्रा आंटी के लिए चाय बना कर ले आ। सुमित्रा, अब बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं सुलेखा, मोहित बेटे ने मुझे दिवाली की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे। सुबह बाजार के लिए निकली, सोचा कुछ सामान ले आऊं। मेरी बहू ने बोला भी था कि बाजार में तो बहुत भीड़ होगी, मैं साथ चल पड़ती हूँ, लेकिन मेरी ही मती मारी गई थी जो उसको चलने से मना कर दिया। मैंने सोचा वो हर बात पे टोका टोकी करेगी तो वो घर पर ही ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर ग्रहण लगा हुआ था जो बहू को साथ चलने से मना कर दिया। तुमने नेहा बहू को मना कर दिया? फिर क्या, वहाँ 4 औरतें थी बाजार में, जिसमें से 2 बैठी हुई और 2 खड़ी थी। तभी एक मुझसे कहने लगी, बहन जी सच मानो मेरी बात, बड़ा ही चमत्कार है इनके हाथों में। तो पहले इन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए और 2 मिनट में ही उसके 1000 करके दे दिए। मेरे तो पैसे डबल हो गए, अब तो मैं और भी अच्छे से शॉपिंग कर पाऊंगी। सच में बहन, फिर तो आप मेरे भी नोट डबल कर दो। तो फिर आओ और बैठो यहाँ और 21 रुपए शगुन के इस थाली में रखो, और जितने भी नोट तुम्हारे पास हैं उन सबको बिखरा कर यहाँ मेरे सामने बिछा दो और आंखें बंद करके मेरे साथ कहते जाओ, नोट जी मेरे दुगने हो जाए, शॉपिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाए। फिर क्या था सुलेखा, मैं भी उनके साथ ये लाइन दोहराने लगी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे आवाज आना बंद हो गई। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली वहाँ कोई नहीं था, वो सब की सब गायब थी। और जो तुझे उनके पास लेकर गई वो, मैं तो कहती हूँ बेड़ा गर्क हो उस नासपिटी का, तो कख न रहे उसका, कीड़े पड़े उसे कीड़े। अगर वो मुझे मिल जाए तो बालों से घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे सारे पैसे वो ठग औरतें ले गईं। अब परेशान होने से क्या फायदा सुमित्रा, त्योहारों पर तो ठग लोग ऐसे ही मुर्गों की तलाश में रहते हैं जो इनके बहकावे में आ जाएं। चल अब दुखी मत हो, घर चलकर सबको ये बात बता दे, मन हल्का हो जाएगा। हाँ, मैंने नेहा बहू को बता दिया है, वो यही तो कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अब बस तुम लोग ध्यान रखना, शॉपिंग पर जाओ तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुमित्रा अपने घर चली जाती है। उसके जाते ही सुलेखा के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी आप सुलेखा जी बात कर रही हैं। मैडम आपका नाम दिवाली धमाका ऑफर में शॉर्ट लिस्ट हुआ है।
और गिफ्ट के तौर पर आपको पूरे 20,000 का फ्रिज मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको 6,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर खरीदना होगा। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए और 20,000 का फ्रिज सिर्फ 6,000 में ले जाइए। 20,000 का फ्रिज, अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। वैसे भी अपना फ्रिज पुराना हो चुका है, मैं तो कब से बदलने की सोच रही थी। अच्छा भैया, ये बताइए, ये वाउचर हम कहाँ से खरीद सकते हैं? जी, मैं अभी आपको बैंक डिटेल्स भेज रहा हूँ, जिसके बाद आपको उस लिंक पर जाकर बैंक डिटेल्स भरनी होंगी और पेमेंट जमा करनी होगी। उसके बाद फ्रिज की डिलीवरी आपके घर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जरा जल्दी कीजिएगा, आपके पास बस 15 मिनट हैं इस ऑफर को जीतने के लिए। 15 मिनट? अगर नवीन के पापा से मांगूंगी तो वो तो मना ही कर देंगे। एक काम करती हूँ, नवीन को फोन करती हूँ। अरे ये क्या, नवीन का फोन भी नहीं लग रहा। मैडम, आपने पेमेंट कर दी क्या? जी नहीं, बस कर रही हूँ। जरा जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। बाय। क्या करूँ, एक काम करती हूँ, अनामिका को बताती हूँ। फिर वह अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका, यह देख, मुझे दिवाली धमाका ऑफर में एक गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, जिसमें 6,000 देकर मुझे एक वाउचर खरीदना होगा, जिसके बाद मुझे 20,000 का फ्रिज मिल जाएगा। नवीन को कब से फोन कर रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। एक काम कर, तू अपने अकाउंट से पेमेंट कर दे और मैं तुझे अभी 6,000 कैश दे दूंगी। माँ जी, पेमेंट तो मैं कर दूंगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मुझे वो लिंक तो दिखाना, कौन से नंबर से कॉल आया था जो गिफ्ट में फ्रिज दे रहे हैं। ये देख, ये इस नंबर से फोन आया था मेरे पास, जरा तू इस पे पेमेंट भेज दे। अनामिका वह नंबर देखती है तो चौंक जाती है। माँ जी, इस नंबर पे लोगों ने फ्रॉड का रिव्यू भी दिया हुआ है, स्पैम। यह देखिए, नंबर के नीचे स्पैम लिखकर आ रहा है। ये एक फ्रॉड है। जो गलती सुमित्रा आंटी करके आई है, वही आप भी करने जा रही थी। अगर कोई ऐसे ही इतने सस्ते में सामान देने लगे तो फिर दुनिया का भला ना हो जाए। यह सब ऐसे ही धोखे से फोन करके लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। हे भगवान, शुक्र है मैं बाल बाल बची। अगर अनामिका आज तुम ना होती तो फिर तो मैं लूट ही चुकी होती। सुमित्रा तो बाहर जाकर ठगी का शिकार हुई थी, लेकिन मैं घर पर रहकर ही ठग जाती। तभी फोन की घंटी फिर बजती है और इस बार फोन अनामिका उठाती है। मैडम, प्लीज जरा जल्दी कीजिए, आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। अगर और देर की तो हम ये ऑफर किसी और को दे देंगे। तुम जैसे घटिया लोग सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनकी जमा पूंजी ऐंठ लेते हैं। तू रुक जरा, मैं अभी पुलिस को फोन करके सब सच बताती हूँ। वह आदमी झट से फोन कट कर देता है। यह लीजिए माँ जी, उसने फोन ही रख दिया। इसके नंबर की मैं अभी रिपोर्ट कर देती हूँ। चलिए, अब आप परेशान मत होइए। अब हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं, मंदिर के लिए नई पूजा की थाली ले आते हैं। इसके बाद वह दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, उसने तो 5 मिनट में मेरे पैसे डबल कर दिए। क्या, सच में? और क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अनामिका और सुलेखा को समझते देर नहीं लगती कि ये वही औरतें हैं जिन्होंने सुमित्रा को ठगा था। माँ जी, सुना आपने? ये वही औरतें हैं। मैं एक काम करती हूँ, इनको किसी तरह बातों में लगाए रखती हूँ, तब तक आप पुलिस को बुलाकर ले आइए। ठीक है बहू, मगर जरा संभल कर। जी माँ जी। अनामिका उन औरतों के पास जाती है और उनको बातों में लगाए रखती है। क्या सच में यहाँ पैसे डबल हो जाते हैं बहन जी? हाँ बहन, आओ आओ बैठो। बताओ तो कितने का डबल करवाना है तुम्हें? पूरे 5,000 रुपए। क्या 5,000? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। जल्दी से पैसे रखो और आंखें बंद करके हमारे साथ एक मंत्र बोलो। तभी सुलेखा पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। सर, यही वो ठग औरतें हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी हिम्मत की वजह से आज हम इन्हें पकड़ पाए।
इसके बाद अनामिका उन ठग औरतों से सुमित्रा के ठगे हुए पैसे वापस ले लेती है और घर आकर वह सुमित्रा को सारा किस्सा सुनाती है और उसके पैसे उसे लौटा देती है। अरे वाह अनामिका बहू, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। हाँ, मेरी बहू सच में बहुत बहादुर है। थैंक यू सो मच। इसके बाद अनामिका अपनी सास के गले लग जाती है। भरतपुर गांव में उमेश और सीमा अपनी बेटी पूनम के साथ रहते थे। पूनम को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिस वजह से वह एक पैर से अपाहिज थी। गांव के सभी लोग उस पर बहुत तरस खाते थे। पूनम माँ बाप की बहुत लाडली थी। वह उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। पूनम अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में बहुत कुशल और गुणी थी। घर के काम से लेकर पढ़ाई तक हर काम में वह तेज थी। अपनी क्लास में भी वह हमेशा फर्स्ट आती थी। जैसे ही पूनम की 12वीं पूरी होती है तो सीमा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और वह अपने पति उमेश से कहती है, सुनिए, अपनी पूनम ने 12वीं पूरी कर ली है। अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। वैसे भी हमारी बेटी दिव्यांग है तो उसके लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। उसकी शादी करवाने में हमें काफी मुश्किलें आएंगी, इसीलिए अभी से ही उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो सीमा। हमारी बच्ची कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अपाहिज होने की वजह से हमारी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। उनकी यह सारी बातें पूनम सुन लेती है और वह उमेश से बोलती है, पापा, मैं क्या आप दोनों पर बोझ हूँ? मेरा सिर्फ एक पैर ही तो खराब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? उसकी बात सुनकर सीमा उससे कहती है, दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची। किसने कहा तू हम पर बोझ है? अरे तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। इधर पूनम की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर उमेश उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगा। पूनम के लिए अमित का रिश्ता आया। अमित एक फैक्ट्री में काम करता था। अमित अपनी माँ सुनीता और पिता प्रकाश के साथ पूनम को देखने आया। पूनम को देखकर सुनीता बोली, अरे बेटा, इस लड़की का तो पैर खराब है। मैं पहले से ही ये बात जानता था माँ। पंडित जी ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं किसी दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे किसी की जिंदगी संवारने का सौभाग्य मिलेगा। बेटा, ये तेरी जिंदगी है, तुझे जैसा ठीक लगे। हाँ बेटा, जो तेरा फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। इसके बाद सभी घर वाले उन दोनों को अलग कमरे में बातचीत करने के लिए भेज देते हैं। पूनम जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुशील हैं। आपके बारे में सब जानते हुए भी मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है। अब आप अपना फैसला बताइए। मेरे बारे में सब जानते हुए भी अगर आप मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पूरी शादी में सभी रिश्तेदार बस एक ही बात कर रहे थे, अरे बड़ी ही भाग्यशाली है, अपनी पूनम जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना सुंदर और सुशील लड़का मिला। सही कहा बहन, और वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। शादी के अगले दिन सवेरे सवेरे उठकर पूनम नहाकर पूजा पाठ करके किचन में खाना बनाकर रख देती है। तभी सुनीता वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तो तेरा पहला ही दिन है और तो इतनी सुबह उठ भी गई। माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सुनीता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी
उसने इतनी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कुछ महीने में ही पूनम ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। पूनम के गुण देखकर सभी बहुत खुश थे। एक दिन सुनीता अमित से जाकर बोली, अमित बेटा, तेरी परख तो एकदम चौखी है। मैंने तेरी शादी पूनम से करवा तो दी थी, पर मुझे हमेशा ये चिंता सताती थी कि कहीं एक अपाहिज से शादी करवाकर मैंने तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर दी। लेकिन मैं गलत थी। पूनम तो बहुत ही सुशील और सर्वगुण संपन्न है। मैं जानता हूँ माँ, मैं कभी कोई फैसला गलत ले ही नहीं सकता। माँ, पता नहीं क्यों पर मन में ख्याल आया, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप पूनम को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार देना। खबरदार, जो आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात निकाली। और वैसे भी पूनम को मैं अभी भी अपनी बेटी ही मानती हूँ। कुछ दिनों बाद ही अमित की बात सच हुई। उसकी फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें अमित भी शामिल था। जब यह खबर अमित के घर पहुंची तो चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन पूनम तो जैसे पत्थर ही बन गई। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह बस एकटक अमित को ही निहारती रहती। तभी कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। देख, तेरा पति मर चुका है, अब तो हमेशा के लिए विधवा हो गई। इस तरह की बातें सुनकर पूनम फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, उठो अमित, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अमित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर उसके बाद पूनम सफेद साड़ी पहनकर आती है तो उसकी सास सविता उससे कहती है, बेटा, ये तूने सफेद साड़ी क्यों पहन ली? माँ, सभी लोगों ने मुझसे कहा कि अब मेरी जिंदगी के सभी रंग खत्म हो चुके हैं। मेरे सारे रंग अमित के साथ ही चले गए। अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी होगी। बेटा, लोगों का तो काम ही है कहना, लेकिन किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ देते। आज के बाद तू कभी सफेद साड़ी नहीं पहनेगी, और यह एक सास नहीं बल्कि एक माँ का आदेश है। ऐसे ही दिन महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूनम के माता पिता उसे लेने के लिए उसके ससुराल आते हैं। बहन जी, अमित के चले जाने से तो हमारी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अब यह यहाँ रहकर क्या करेगी? हम इसे अपने साथ ले जाने आए हैं। नहीं, हमारी पूनम अब कहीं नहीं जाएगी। उसका कन्यादान करके अब आप कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं और अब वह हमारी जिम्मेदारी है। पूनम हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। हाँ समधी जी, हम पूनम को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। माँ, बाबूजी, अमित इनके इकलौते बेटे थे। ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं तो यह सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। अमित के जाने के बाद पूनम बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में उसने अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगा दिया और वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। ऐसे में उसकी मुलाकात रमन से हुई, जो पढ़ाई में उसकी मदद किया करता था। वह और अमित अच्छे दोस्त थे। वह स्कूल टीचर था और अमित की मौत के बाद अक्सर उसके माता पिता का हाल जानने आ जाया करता था। उसको देखकर गांव की औरतें बातें बनाने लगी। एक दिन पूनम कॉलेज जा रही होती है कि तभी मोहल्ले की औरतें उसके बारे में बात करती हैं। अरे कैसी विधवा है, ये ना सफेद साड़ी ना कोई फीका रंग, लगता है इसे तो अपने मर्द के जाने का कोई दुख ही नहीं है। हाँ, और ऊपर से इतना सच सच कर कॉलेज जाती है। ऊपर से वो लड़का रमन, अरे पहले तो अमित था, तब तो उसका आना जाना ठीक था, लेकिन अब वो यहाँ किससे मिलने आता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। सुनीता जब लोगों के मुंह से अपनी बहू के लिए ऐसी बातें सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
पूनम ने दिव्यांग कोटे के जरिए फॉर्म भरकर नौकरी हासिल कर ली। उसकी तरक्की देख उसकी सास अपने पति से कहती है, सुनिए अमित के पापा, हमारी पूनम अब टीचर बन गई है। अब हमें उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। बेचारी कब तक दूसरों के ताने सुनती रहेगी। सही कह रही हो सुनीता, वो विधवा है, कोई अनाथ नहीं जो लोगों के ताने सुनेगी। प्रकाश ने जब रिश्तेदारों से पूनम के रिश्ते की बात की तो वो कहने लगे, और प्रकाश, पागल है तू जो अपनी विधवा बहू की शादी करेगा? बस यही शब्द मैं उसकी जिंदगी से मिटाना चाहता हूँ। तभी रमन वहाँ आ जाता है। अंकल, अगर आप बुरा न माने तो मैं पूनम का हाथ थामना चाहता हूँ। रमन बेटा, तुम्हारे जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी का हाथ थामे, इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या होगी। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं। मैं इस बारे में पूनम से बात करूँगा। घर आकर प्रकाश पूनम से बात करता है। पूनम बेटा, तुम तो जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है और एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारी शादी रमन से करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं जानती हूँ पिताजी, आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अमित की जगह तो शायद ही मैं किसी को दे पाऊंगी। बाकी जो आपने मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। इसके बाद यह विधवा बहू की शादी समाज वालों के लिए, सबके लिए एक मिसाल बन जाती है।